हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम उन सभी नए टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे जो इन दिनों आरपीएससी ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में जोड़े हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम चर्चा करने वाले प्रमुख आयोग वाले टॉपिक के बारे में, और इसमें जो टॉपिक सेकंड ग्रेड में जोड़े गए, जो टॉपिक नए प्रमुख आयोग आरएस में जोड़े गए, पीएसआई में जोड़े गए, या फिर जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में जोड़े गए, हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। और आज हमें चर्चा करनी है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में। यानी ये एक एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं वो आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है ये एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है। इसका मतलब ये संसद के द्वारा बनाया गया जो अधिनियम है उसके द्वारा इसका गठन किया गया है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो इसका गठन कैसे हुआ, तो याद रखना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा इसका गठन किया गया, जो 2 जून 2010 को प्रभावी बना हुआ है। और एनजीटी की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होती है इस अधिनियम की धारा 3 के तहत। और कौन करता है, तो केंद्र सरकार इसका गठन करता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया है। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए, तो याद रखिएगा क्या करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने क्या बनाया है, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने एनजीटी जो है वो बनाया। और इसके लिए सबसे पहले तो हमने एक एक्ट बनाया है ना। क्या याद रखना है आपको, तो यहां पर आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना को लेकर सबसे पहले तो हमने एक एक्ट बनाया है। सबसे पहले तो हमने एक अधिनियम बनाया है। और वो अधिनियम कब का है, तो याद रखना 2010 का है। और ये अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो याद रखिएगा ये प्रभावी हुआ 2 जून 2010 को। और इसी अधिनियम के तहत हमने क्या किया, 18 अक्टूबर वर्ष 2010 को हमने एनजीटी की क्या कर ली है, तो हमने एनजीटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की, एनजीटी की स्थापना की। एक अधिनियम बनाया और उसके तहत हमने क्या किया, इसकी स्थापना की। हालांकि इसका बैकग्राउंड जब हम पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया और कालांतर में धीरे धीरे पर्यावरण के संरक्षण को लेकर हमने डेवलपमेंट किया और एनजीटी बनाया। अब यहां पर आपको याद रखना है कि एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। एनजीटी के अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के तहत, अधिकरण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की। इसका मतलब ये एक कैसा निकाय है, तो आप कहोगे कि सर ये एक वैधानिक निकाय है। ये एक कैसा निकाय है, तो ये एक सांविधिक निकाय है। कौन सा निकाय है, वैधानिक निकाय है या फिर एक सांविधिक निकाय, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एक बात याद रखना कि वैधानिक निकाय तो है, और याद रखना ये एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बना। याद रखना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। सबसे पहला है कौन, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले कौन है, तो याद रखना सबसे पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड, ठीक है, और न्यूजीलैंड के बाद आपको याद रखना है क्या, भारत। तो भारत दुनिया का तीसरा देश बना जिसने एनजीटी को लेकर जो है वो क्या किया, एनजीटी को लेकर के काम किया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए या जिनके बारे में हमने चर्चा करी है। सांविधिक या वैधानिक आयोग है और इसका स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत जो 2 जून 2010 से प्रभावी है। यहां पर थोड़ी सी चीजों पर चर्चा करेंगे। एक बार देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 है ना, क्या नाम है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। और ये कब का है, तो 2 जून 2010 को प्रभावी हुआ है। क्या काम करता है, ये क्यों बनाया गया, उनके पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो यहां पर पर्यावरणीय संरक्षण, वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के जिनके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित किसी विधिक अधिकार का प्रवर्तन हो, यानी पर्यावरण से संबंधित किसी अधिकार को लागू करना हो और व्यक्तियों और संपत्तियों को नुकसानियों के लिए अनुतोष देना हो या प्रतिकर देना हो,
प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। कहने का मतलब क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जितने भी मामले, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित जितने भी मामले, वनों से संबंधित मामले, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामले, उसके संबंध में जो पर्यावरण से संबंधित जो विधिक अधिकार है या फिर कोई दूसरा कानून बना हुआ उनको लागू करने को लेकर जितने भी मामले, उसको लेकर यह अधिनियम बनाया गया। तो ये कुछ बेसिक बातें जो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं आगे जब बात करेंगे तो मैं इनके उद्देश्यों पर चर्चा करूंगा, तब आपको थोड़ी सी चीजों पर और ध्यान देना है कि आखिर इनके और कौन कौन से उद्देश्य हैं या फिर और क्या क्या बातें हैं। ठीक है, चलो यहां पर देखिए कि भारत ने जून 1972 में स्टॉकहोम में हुए मानव पर्यावरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया और विनिश्चयों का एक पक्षकार भी रहा उस समय भारत, और जिसके द्वारा राज्यों से मानव पर्यावरण की संरक्षा और उन्नयन के लिए समुचित कदम उठाने के लिए कहा गया था। यानी 1972 में हम स्टॉकहोम सम्मेलन में गए, वहां हमने भाग लिया और कहा कि हमें किस तरह से पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना है, मानवों से किस तरह उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी है। जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में वे निश्चय किए गए थे, जिसमें भारत ने भाग लिया। किसने में भाग लिया? भारत ने भाग लिया और जिसके द्वारा राज्यों से न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाहियों में प्रभावी पहुंच प्रदान करने के लिए, जिनके अंतर्गत प्रतितोष उपचार भी शामिल है, प्रदूषण, अन्य पर्यावरणीय नुकसान से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दायित्व और उनसे संबंधित प्रतिकर और राष्ट्रीय विधियों का विकास करने के लिए कहा गया। यानी 1972 के बारे में बात कर लीजिए या फिर 1992 के बारे में बात कर लीजिए, तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ 1972 को लेकर और 1992 को लेकर, हमने किस तरह से डेवलपमेंट किया ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर। तो ये बात आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, भारत में एक न्यायिक निर्णय में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया गया है या नहीं। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, अगर पर्यावरण को बचाएंगे नहीं, तो ये जो शुद्ध जो जीवन जीने का अधिकार है इसका हमारा हनन होगा। और यही कारण है कि हमने इसे अनुच्छेद 21 में शामिल किया है और इसके संबंध में हमने क्या किया है, कानून बनाए हैं। अब देखो, पहले में तो संक्षिप्त नाम और दूसरे में परिभाषा है। हमारे काम की है धारा 3, जहां से सारी चीजें जो है वो स्टार्ट होती है, यहां से एनजीटी की स्थापना और उससे संबंधित जो काम है यहां से आपको ध्यान रखना है। चले, उससे पहले अपन कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे। तो यहां तक मैं आपको सारी चीजें बेसिक चीजें समझा चुका हूं, बेसिक बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं कि एनजीटी क्या है, किस तरह से ये काम करता है। देखो यहां पर क्या उद्देश्य है, तो याद रखना, भारत में पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी व त्वरित निपटान के लिए। क्लियर है ये वाली बात? यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो मामले हैं, वन या फिर प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जितने भी मामले हैं, उनको जितना जल्दी हो सके और जितना इफेक्टिव तरीके से हो सके हमें उनका निपटान करना है। और कितने समय में निपटान करना है, तो 6 महीने में हमें उनका निपटान करना है। ये इस एनजीटी का उद्देश्य है। और मैंने आपको बताया भारत तीसरा देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा देश है जिसने न्यायाधिकरण जो है उसकी स्थापना की, ट्रिब्यूनल की स्थापना की। पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा इंडिया है। ये बात भी मैं ऑलरेडी आपको बढ़िया तरीके से बता चुका हूं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एनजीटी के बारे में ये पूछा जाता है, तब आपको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से चीजें पढ़नी है, समझनी है। यहां पर देखिए, ये एक फोटो है आपको समझाने के लिए कि एनजीटी क्या है, एनजीटी किस तरह से काम करता है। तो देखो, ये एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण, वनों व अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों की जांच करता है। देखो, पर्यावरण बचाने को लेकर काम करना है हमें। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है। और यह दुनिया का तीसरा देश है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद बना है जिसने पर्यावरण को बचाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की। देखो, उद्देश्य क्या है, तेजी से व त्वरित निपटान, राहत व मुआवजा देना। 6 महीने में हमें इसका निपटान करना है। क्या काम करता है, तो वन, जल, वायु, भूमि आदि को संरक्षण प्रदान करता है। और याद रखिएगा, पीड़ितों को न्याय व प्राकृतिक बहाली करता है। अगर किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो उन्हें मुआवजा प्रदान करने को लेकर सिफारिश करता है। या फिर बात कर लो उनमें जितनी भी समस्याएं हैं, अगर कोई व्यक्ति है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है तो उसको न्याय दिलाने का काम करता है। तो ये क्या है, ये एनजीटी है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
ये एक फोटो है, इससे थोड़ा सा आपको देखने में और समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी कि हाँ एनजीटी कुछ इस तरीके से काम करता है। आगे चलिए, अब यहां से हमें चीजें पढ़नी है और यहां से हमें चीजों के बारे में व्यवस्थित तौर पर पढ़ना है। देखो मैं स्थापना धारा 3 में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों को कि स्थापना किसके तहत होती है, तो स्थापना धारा 3 के तहत होती है। तो धारा 3 के तहत इनकी स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010 को। अब हम यहां बात करेंगे धारा 4 के बारे में। किसके बारे में, धारा 4 के बारे में यहां हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर एक बार देख लेते हैं कि गठन कौन करता है। वैसे मैं उधर बता चुका हूं, अधिकरण की स्थापना केंद्रीय सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी कर, जिसमें उस तारीख से जब इसकी स्थापना का नामकरण किया गया तब से हम एक एनजीटी जो है उसकी क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और आप सब लोग जानते हैं 18 अक्टूबर वर्ष 2010 से हमने किसकी स्थापना की है, तो हमने एनजीटी की स्थापना की है। 18 अक्टूबर 2010 से हमने एनजीटी को स्थापित किया है। तो धारा 3 तो बहुत इजी है, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर एनजीटी की स्थापना करती है। फिर देखो, फिर बात करते हैं इनकी संरचना। जो धारा 4 है उसमें क्या बताया गया है संरचना के बारे में कि एनजीटी किससे मिलकर के बनता है। तो देखो एनजीटी यानी अधिकरण किससे मिलकर के बनेगा, तो एक तो पूर्णकालिक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, लेकिन याद रखना 10 से कम नहीं और 20 से ज्यादा नहीं, कम से कम ऐसे सदस्य होंगे। याद रखना न्यूनतम कितना होगा, तो याद रखिएगा कम से कम तो कितने चाहिए 10 और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो याद रखना कम से कम तो 10 और अधिकतम कितने हो सकते हैं 20। तो कम से कम 10 और अधिकतम 20 हो सकते हैं, जो कौन से होंगे, जो न्यायिक सदस्य होंगे। इस टाइप के लोग होंगे, तो याद रखना जो न्यायिक सदस्य होंगे, जो केंद्रीय सरकार के द्वारा समय समय पर नियुक्त किए जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, नियुक्ति का जो अधिकार है वो नियुक्ति का अधिकार तो केंद्र सरकार को है। किसको है नियुक्ति का अधिकार, तो याद रखना नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो आधे सदस्य तो ये होंगे। साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी है ना इसके अलावा, कि कम से कम 10 है ना और अधिकतम 20 वो होंगे जो विशेषज्ञ होंगे, यानी जिन्हें पर्यावरण, वन, भूमि या फिर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष अनुभव प्राप्त हो, वैसे लोग होंगे। क्लियर है ये वाली बात। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर क्या करनी है, आपको यहां पर याद रखनी है। फिर चलो आगे इसमें और देखते हैं काम की बात। और कोई काम की बात नहीं है यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो धारा 4 में यही बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार इधर देख लेते हैं कि एनजीटी की संरचना जो है वो कैसी है, एनजीटी किससे मिलकर के बनता है। देखो दो तरह से मैंने आपको बताया, एनजीटी में एक तो अध्यक्ष होता है और ये अध्यक्ष कैसा है, तो ये अध्यक्ष है पूर्णकालिक। ये कैसा अध्यक्ष है, तो याद रखिएगा ये अध्यक्ष कौन सा है, तो ये पूर्णकालिक अध्यक्ष है। सदस्यों के बारे में बात करते हैं तो सदस्य कितने होंगे, तो मैंने इनको दो भागों में बांटा है सदस्यों को। मैंने इनको दो भागों में बांटा है सदस्यों को, एक न्यायिक होते हैं और एक कैसे होते हैं, विशेषज्ञ। कम से कम न्यायिक कितने होंगे, तो कम से कम न्यायिक होंगे 10 और याद रखना कि विशेषज्ञ कितने होंगे, तो ये भी कम से कम होंगे 10। तो इधर याद रखना कम से कम 10 होंगे और अधिकतम 20 हो सकते हैं, इधर भी कम से कम 10 और अधिकतम 20 हो सकते हैं। ये वो लोग होंगे जो जुडिशियल बैकग्राउंड से होंगे और ये वो लोग होंगे जिन्हें अपने कार्यों के क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त हो। क्लियर है ये वाली बात। तो ये बात आपको याद रखनी है इनकी संरचना के बारे में। और एक बात याद रखिएगा, ये कौन तय करता है, तो याद रखना ये केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर तय किया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है, तो तय किया जाता है। क्लियर है ये वाली बात। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना धारा 4 में कभी कभार इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक अध्यक्ष होता है जो पूर्णकालिक होता है, याद रह जाएगा कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है जो पूर्णकालिक होता है। वहीं पर सदस्यों के बारे में बात करूं तो याद रखना कम से कम 10 सदस्य न्यायिक, अधिकतम 20। विशेषज्ञ के बारे में बात करेंगे तो कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य क्या होते हैं, विशेषज्ञ हो सकते हैं, जिन्हें इन मामलों में बढ़िया अनुभव प्राप्त हो। कौन सी धारा है ये, तो ये आपको याद रखनी है, धारा 4 है हमारी। फिर देखो इसके बाद मैं बात करता हूं संरचना के बाद, आगे चलिए। तो फिर देखिए अब यहां पर इनकी योग्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी योग्यता जो है वो योग्यता कौन सी है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एक तो इधर बता रखा है कि अध्यक्ष की जो उम्र है वो कितनी हो सकती है, हाईएस्ट 70 साल। जो जुडिशियल मेंबर हैं उनकी 70 हो सकती है और जो हाई कोर्ट के हैं उनकी 67 हो सकती है और जो केवल स्पेशलिस्ट मेंबर है उनकी हो सकती है कितनी, 65। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर आगे देखिए कुछ और चीजों पर बात करते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं धारा 5 में इनकी योग्यताएं। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब एक अध्यक्ष होता है
और कुछ सदस्य जो है वो न्यायिक होते हैं, कुछ विशेषज्ञ होते हैं। कम से कम न्यायिक सदस्य 10 हो सकते हैं, विशेषज्ञ और अधिकतम कितने 20 हो सकते हैं। विशेषज्ञ कम से कम 10 हो सकते हैं और अधिकतम 20 हो सकते हैं। क्लियर है। अब आखिर ये लोग होंगे कौन, इनकी क्या योग्यताएं, तो योग्यताओं के बारे में बताया गया है। धारा 5 में योग्यताओं के बारे में समझाया गया। अध्यक्ष वो होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। यानी अध्यक्ष तो वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट का या तो न्यायाधीश है या रहा हो, या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। ऐसे किसी व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, ऐसे किसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश, ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। न्यायिक सदस्य कम से कम 10 होते हैं, अधिकतम 20 होते हैं। तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहा हो, यानी कम से कम 10 और अधिकतम 20 लोग होंगे। ये या तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं या फिर रहे हो। साथ ही साथ जो विशेषज्ञ जिनके बारे में हमने बात किया, तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था में पर्यावरण वन के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव हो या कुल 15 वर्षों का प्रशासनिक कार्यों का अनुभव हो। यानी कुल 15 वर्षों का प्रशासनिक कार्यों का अनुभव प्राप्त हो और जिनमें से 5 वर्षों का अनुभव इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने का है, तो ऐसे लोगों को विशेषज्ञ माना जाएगा। क्लियर है। यहां पर आप लोग जानते हैं एक अध्यक्ष होता है, इधर कम से कम 10 होते हैं, अधिकतम 20 हो सकते हैं, इधर कम से कम 10 होंगे और अधिकतम 20 हो सकते हैं। क्लियर है। ये वाली बात याद रह जाएगी। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। यहां पर देखो इनकी योग्यताओं के बारे में बात करते हैं, तो देखो कोई भी व्यक्ति जो अधिकरण का क्या बनना चाहता है, अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होना चाहता है, तो याद रखना वह तब होगा जब भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। क्लियर है। परंतु ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तभी अर्हित होगा, है ना। याद रखना, किए जाने के लिए भी अर्हित हो सकता है। ठीक है। विशेषज्ञ कौन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, विशेषज्ञ कौन होगा, तो याद रखना ये वो व्यक्ति होगा जिसके पास डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हो। याद रखना, साथ में भौतिक विज्ञान, प्राण विज्ञान में ये डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हो, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री हो, सुसंगत क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठित व राष्ट्रीय स्तर पर संस्था में पर्यावरण और वन के क्षेत्र में कार्य करने का, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण, परिसंकट, पदार्थ प्रबंधन, पर्यावरण समाघात का निर्धारण, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और जैव विविधता प्रबंधन व वन संरक्षण से संबंधित कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने लगभग 15 वर्षों तक काम किया है, जिसमें 5 वर्ष का उन्हें पर्यावरण, वन संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, परिसंकट, पदार्थ, राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था में काम करने का अनुभव प्राप्त हो। ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, स्पेशलिस्ट मेंबर बनाया जाएगा। यानी ऐसे किसी व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। कैसा, विशेषज्ञ सदस्य बनाया जाएगा। याद रखना इनकी कम से कम संख्या 10 होती है और अधिकतम संख्या कितनी होगी, इनकी 20 होगी। फिर यहां पर देखिए, यहां पर हमने बात कर ली किसके बारे में, विशेषज्ञ सदस्यों के बारे में बात कर ली। एक बात तो ये हमारे लिए काम की बात है। चलिए अब सुनिए यहां पर, अब देखिए, तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, विशेषज्ञ सदस्य के बारे में। आगे चलते हैं। फिर देखो, तो यहां तक मैं बात कर चुका हूं इनके बारे में, बेसिक जितनी चीजें थी। फिर देखिए और क्या है, तो और यहां पर देखिए और क्या कह रहे हैं, तो देखिए यहां पर और क्या बातें हमारे काम की है। तो देखो, केंद्रीय या किसी राज्य सरकार में किसी प्रतिष्ठित या राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था में पर्यावरण से संबंधित विषय, याद रखना किससे संबंधित विषय, तो याद रखना पर्यावरण से संबंधित विषय में 5 वर्ष के अनुभव सहित 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, ऑलरेडी बता चुका हूं। अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। अध्यक्ष, न्यायिक अधिकारी, विशेषज्ञ उस तारीख को जिसको वे पद पर नहीं है, अध्यक्ष, न्यायिक व अध्यक्ष और अन्य न्यायिक तथा विशेषज्ञ सदस्य उस तारीख से जिसको वे पद पर नहीं रहते हैं 2 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को प्रबंधन या प्रशासन में जो उसके संबंध में नियोजित स्वीकार नहीं करेंगे, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के समक्ष किसी कार्रवाई का पक्षकार रहा है। कहने का मतलब यह है कि 2 वर्ष तक की वे पद धारण नहीं करते हैं, तो 2 वर्ष की अवधि के लिए वो ऐसे किसी व्यक्ति को मेंबर बना सकते हैं जिन्हें प्रशासन के बारे में विशेष अनुभव प्राप्त हो। क्लियर है ये वाली बात। फिर देखो, तो यहां पर ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, तो ये ध्यान रखनी है आपको धारा 5 के बारे में, इनकी योग्यताओं के बारे में कि आखिर इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो धारा 3 में स्थापना है,
धारा 4 में हमने क्या बात करी, तो याद रखना इनकी संरचना के बारे में बात करी। 3 में इनका गठन है, 4 में संरचना है, 5 में इनकी योग्यताएं हैं। क्लियर है ये वाली बात? 5 में आपको बता चुका हूं, 6 में इनकी नियुक्ति है। उससे पहले अपन यहां थोड़ी सी चीजों पर चर्चा करते हैं। देखो, एक अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा, संरचना में एक अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। नियुक्ति ये आगे की बात करेंगे, ये अभी नियुक्ति है ही नहीं, नियुक्ति 6 में आएगी धारा में। ठीक है, सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, कार्यकाल 5 साल। देखो, न्यायिक सदस्य भी होंगे, विशेषज्ञ भी होंगे। न्यायिक सदस्य जो है वो न्यूनतम 10 अधिकतम 5, और इधर विशेषज्ञ भी न्यूनतम 10 अधिकतम 5। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। क्लियर है? बेसिक बातें ऑलरेडी उधर समझा चुका हूं बढ़िया तरीके से, इधर दोबारा से रिफ्रेम कर रहा हूं आपके लिए। आगे देखो, अगला नियुक्ति। मैंने बताया था नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार नियुक्ति करती है। तो यहां पर समझिए, धारा 6 में हमें ध्यान रखना है इनकी नियुक्ति के बारे में। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद। ठीक है, और सदस्य की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर। तो नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो याद रखना इनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। अब यहां पर समझिए थोड़ा सा, ये देखो यहां बता रखा है, मैंने बताया था ना, अध्यक्ष की व न्यायिक सदस्य व विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति। तो एक चीज तो गांठ बांध लीजिएगा कि नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। लेकिन यहां दो बातें हैं, क्या है, पहले सुनो इधर एक छोटी सी बात। नियुक्ति कौन करता है, तो अभी जैसे हमने उधर देखा, नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो याद रखना नियुक्ति 2 तरह से की जाती है। एक तो नियुक्ति की जाएगी अध्यक्ष की और एक नियुक्ति की जाएगी सदस्य की। ठीक है, अब सुनो, अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के। देखो लिखा है, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है, जबकि सदस्य में दोनों टाइप के आगे, जुडिशियल मेंबर भी आगे और स्पेशलिस्ट मेंबर भी आगे। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर करती है ना, एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह बात आपको याद रखनी है किसके बारे में, इनकी नियुक्ति के बारे में, और यह उल्लेख मिलता है धारा 6 में। क्लियर है, कौन कौन नियुक्ति करता है, किस किस तरह से नियुक्ति करता है, एक एक फैक्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है ताकि चीजें आप लोगों के लिए पढ़ना और समझना थोड़ा सा आसान रहे। ठीक है, आगे चले। चलिए, ये इनकी पदावधि के बारे में है और इनकी पदावधि के साथ साथ, ठीक है, सेवा शर्तों के बारे में यहां बताया गया है। तो क्लियर है ये वाली बात, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहां देखिए, सबसे पहले कि धारा 7 क्या कह रहा है, धारा 7 कह रहा है कि पदावधि व सेवा शर्तें, और ये पदावधि व सेवा शर्तों में आपको याद रखना है कितना होता है, 5 वर्ष, और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो अध्यक्ष बनता है, सदस्य बनता है, या सदस्य में भी दोनों टाइप के मेंबर बनता है, उसकी पदावधि कितनी है, 5 वर्ष। इन्हें दोबारा क्या नहीं किया जाता है, रीअपॉइंट नहीं किया जाता है। और ये कौन सी धारा है, धारा 7 है। धारा 8 में ये अपना त्यागपत्र दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, केंद्र सरकार को देंगे। ये भी कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना, याद रखना। धारा 3 में हमने क्या देखा, तो इनका गठन देखा। धारा 4 में क्या देखा, संरचना देखी। धारा 5 में क्या देखा, योग्यता देखी। धारा 6 में हमने क्या देखा, इनकी नियुक्ति। धारा 7 में इनकी पदावधि, और धारा 8 में इनको हटाया जाना है। कौन हटाएगा, माफ करें, त्यागपत्र है। कौन, किसको देंगे त्यागपत्र, केंद्र सरकार। और धारा 10 के बारे में बात करूं तो हटाया जाना, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का परामर्श लेकर या जांच के बाद इन्हें हटाने का क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है। कौन देगी, तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। यहां पर देखिए, है ना, यहां पर हमने बात की कि अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य की पदावधि और उनकी सेवा शर्तें। तो सबसे पहली बात है, पदावधि और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो याद रखना, यहां पर जिस तारीख को वे पदभार ग्रहण करेंगे वहां से 5 वर्ष की अवधि के लिए वो अपने पद पर बने रहेंगे, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। क्लियर है ये वाली बात। परंतु यदि कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई जुडिशियल मेंबर है या फिर अगर कोई क्या है,
अध्यक्ष है। और सीधी सी बात है, अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति हैं तो याद रखना 70 वर्ष की उम्र होने के बाद ये पद धारण नहीं करेंगे, है ना, याद रखिएगा। फिर देखो, परंतु यदि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का, है ना, याद रखना, यदि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है और अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो याद रखना 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अध्यक्ष है, ठीक है, और या फिर क्या है, जुडिशियल मेंबर है, तो याद रखना वो 67 ईयर होने के बाद अपना पद धारण नहीं करेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। खास तौर पर ये बातें आपको याद रखनी है, किसके बारे में, अध्यक्ष और जुडिशियल मेंबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई व्यक्ति जज है या रहा हो तो 70 साल की उम्र में उसको रिटायर होना है, 5 वर्ष तो अंडरस्टूड है, लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट का है तो उन्हें 67 की एज में रिटायर होना है। चले, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए फिर यहां बात करेंगे, एक सदस्य और बच गए, स्पेशलिस्ट मेंबर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, परंतु कोई विशेषज्ञ सदस्य उसके 65 वर्ष की आयु के प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। यानी स्पेशलिस्ट जो मेंबर है वो 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायर हो जाएंगे, वो उसके बाद पद नहीं लेंगे। तो यहां पर ये जितनी भी बातें थी तीनों अलग अलग टाइप से समझाई गई है, तीनों अलग अलग टाइप से है, आपको एज इट इज समझनी है। मैं ऑलरेडी ऊपर आपको समझा चुका हूं। त्यागपत्र ये किसको संबोधित करते हुए देंगे, केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए ये अपना त्यागपत्र देते हैं। और यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है धारा 8 में। आगे चले तो यहां पर आपको पदावधि में ये सारी चीजें याद रखनी है कि पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, लेकिन पदावधि में आपको एक चीज याद रखनी है ना, पदावधि में आपको क्या याद रखनी है, तो पदावधि में आपको एक बात याद रखनी है। मैं यहां पर 3 तरह से आपको चीजें बता रहा हूं, ठीक है। पदावधि में एक तो आपको क्या याद रखना है कि पदावधि में पद ग्रहण से, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है पदावधि में पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। पद ग्रहण से कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। क्लियर है, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक ये पद धारण करते हैं। लेकिन याद रखना, अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष है, ठीक है, याद रखिएगा, और या फिर अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल मेंबर है और जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, तो याद रखना अधिकतम उम्र कितनी है, 70 वर्ष की आयु में उनको रिटायर होना है। अगर कोई अध्यक्ष है या न्यायिक सदस्य है और सुप्रीम कोर्ट का जज अगर वो थे पहले या है, ऐसे कोई व्यक्ति है तो 70 साल की उम्र में रिटायर होना है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया या फिर जुडिशियल मेंबर बनाया गया, लेकिन वो व्यक्ति हाई कोर्ट के जज थे, बनाया जा सकता है ना, तो याद रखना उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी है, 67 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। वहीं पर मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट मेंबर है, विशेषज्ञ है, वो 65 वर्ष की उम्र में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तीनों फैक्ट आपको एज इट इज याद रखने, एज इट इज आपको समझने, तब जाकर के हमें बातें समझ आएगी। फिर देखो, त्यागपत्र केंद्र सरकार को देते हैं और हटाया भी केंद्र सरकार के द्वारा जाता है सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, धारा 10, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इधर धारा 9 में क्या है, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि धारा 9 में क्या है, तो इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के बारे में है, यहां कोई काम की बात नहीं है। धारा 10 के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर धारा 10 में क्या है, एक बार धारा 10 में हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य को पद से हटाया जाना और उनका निलंबन करना कौन करता है, तो सीधी सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य को पद से हटा सकती है। किसको, अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य को पद से हटा सकती है, ठीक है। जिसे दिवालिया या फिर ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, मानसिक शारीरिक शैथिल्य हो, कोई वित्तीय हित यानी अपने पद का दुरुपयोग करता हो, कोई दूसरा सवैतनिक पद धारण करता हो, तो याद रखिएगा ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है। फिर देखो इसके बाद, क्लियर है ये वाली बात, याद रखिएगा यहां पर और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हां, ये यहां पर याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति विशेषज्ञ सदस्य है और उसको पद से हटाना है तो उसके अनुसार हटाया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके हटा सकता है। क्लियर है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, इनके हटाने को लेकर कि इनको कौन हटाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद उन्हें हटा सकती है, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद उन्हें हटा सकती है। तो यहां पर यह बात किसके संबंध में है, तो याद रखना यह बात है अध्यक्ष के संबंध में और यह बात है जुडिशियल मेंबर के संबंध में। क्लियर है, अब बचे कौन, याद रखना विशेषज्ञ,
ठीक है, विशेषज्ञ। और ये जो विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ के बारे में आपको याद रखना है, इन्हें कौन हटा सकती है? तो इन्हें तो सीधा सीधा ही कौन हटा सकती है? केंद्र सरकार हटा सकती है। इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं है ना। यहां पर देखते हैं आगे क्या है। देखो, ये कुछ कार्य और शक्तियां बताई गई है, किसके बारे में? एनजीटी के बारे में। अब एनजीटी आप सब लोग जानते हैं, एनजीटी क्या है, एनजीटी किस तरह से काम करता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है। ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर के काम करता है। पानी का बॉटल पर्यावरण संरक्षण को लेकर के काम करता है। एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की बजाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। ये किसके ऊपर आधारित है? तो नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। प्रकृति को लेकर संरक्षण प्रदान करने में ये ज्यादा बल देते हैं। एनजीटी के निर्णय के खिलाफ 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। मान लीजिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया है और आप चाहते हैं कि हमें इसके खिलाफ अपील करनी है, तो आप 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? आप 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर देखो, यह आयोग 7 पर्यावरण कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है। कितने कानूनों के तहत? 7 याद रखना। एनवायरमेंटल जो लॉ बनाए गए हैं, पर्यावरणीय जो कानून बनाए गए, उनके तहत ये क्या करता है? तो ये उनके तहत नागरिकों के मामलों की सुनवाई करता है। कौन करता है? एनजीटी करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब वो 7 कौन कौन से हैं? तो ये देखो, ये वो 7 पर्यावरण कानून है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जल अधिनियम, वायु अधिनियम, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, सार्वजनिक दायित्व और राष्ट्रीय हरित अधिनियम। इनके तहत इसे पावर मिलती है। लेकिन इसमें कौन सी 2 बातें शामिल नहीं है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927। ये 2 अधिनियम इसमें शामिल नहीं है। जो बात आपको याद रखनी है, ये हमारे लिए काम की बात है। तो याद रखना, कभी पूछ ले कि इस एनजीटी को पावर कौन से पर्यावरणीय कानूनों से मिलता है, तो 7 पर्यावरणीय कानूनों से मिलता है, जो यहां दे रखा है। जल, वायु, वन, पर्यावरण, जैविक, सार्वजनिक दायित्व, राष्ट्रीय हरित अधिनियम, उनसे मिलता है। कौन से 2 अधिनियम इसमें शामिल नहीं है? तो एक तो वन्य जीव संरक्षण शामिल नहीं है 1972 वाला, और एक भारतीय वन अधिनियम शामिल नहीं है 1927 वाला। ये 2 एक्ट इसमें शामिल नहीं है, इसमें इनको कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, यहां देखिए, आप बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया आखिर ये एनजीटी क्या काम करता है। देखो, ये कहते हैं कि ये एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बाध्य नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। याद रखना है ना, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। ये उनको रिफ्रेम करता है, उनमें सुधार करने को लेकर के क्या करता है? बात करता है। ये 7 कानूनों के तहत नागरिकों के मामलों की सुनवाई करता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और अगर आप इसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो 90 दिनों के भीतर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। देखिए, 7 पर्यावरण कानून है। जल, वायु, वन, पर्यावरण, जैविक, सार्वजनिक और राष्ट्रीय हरित अधिनियम, इनके बारे में ये कानून बना सकता है। जैसे यहां बात करें राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिनियम 1927, ये 2 प्रभावी नहीं है, ये 2 इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर देखो, प्राकृतिक न्याय के ऊपर बल देता है और अपील 90 दिन के भीतर करनी है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। पिक्टोग्राफिक इमेज से चीजें थोड़ी समझना आसान हो जाती है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा इजी है और समझने के लिए भी थोड़ी आसानी रहती है। फिर देखो, फिर यहां बात करते हैं इनकी पीठ के बारे में, है ना। मोटे तौर पर ध्यान रखना कि इनकी जो प्रधान पीठ है वो पीठ कहां पर है? नई दिल्ली में है। जबकि कुछ और क्षेत्रीय पीठ भी है अलग अलग जगह, जैसे भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई, वहां पर इनकी क्या है? अन्य पीठ बताई गई है। जैसे ये देखो, ये क्या है? ये नई दिल्ली में इनकी प्रधान पीठ है। नई दिल्ली में क्या है? प्रधान पीठ है। उसके बाद देखोगे आप तो पुणे पश्चिम में, भोपाल मध्य में, चेन्नई दक्षिण में और कोलकाता पूर्व में। तो अलग अलग पीठ आपको दिख रही है ना। यहां पर देखिए आप बढ़िया तरीके से कौन कौन सी पीठ है और कहां कहां पर है, सारी चीजें बढ़िया तरीके से बताया गई है। एक पुणे में है, एक चेन्नई में है, एक कोलकाता में और एक भोपाल में। ये प्रधान पीठ है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें क्या करना है? बढ़िया तरीके से याद रखना है। अब वहीं पर हम चर्चा करते हैं, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकेश्वर सिंह पंटा। कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है इनके अध्यक्ष? तो आदर्श कुमार गोयल जो है वो एनजीटी के अध्यक्ष हैं। यानी एनजीटी के पहले अध्यक्ष है लोकेश्वर सिंह पंटा और वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल। क्लियर है?
तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेकिन यहां हम बात करेंगे अपनी इस पुस्तक के बारे में, यानी राजस्थान राज्य व्यवस्था की मात्र 199 रुपए में इतनी बेहतरीन ये किताब है, जिसमें वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2026 तक जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए स्टेट पॉलिटी के, सबका इतना बढ़िया और विश्लेषणात्मक व्याख्या हमने करी है कि आप लोगों को इसके बाद टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यह किताब आपको हमारे एप्लीकेशन से या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर से मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप परचेज कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी कड़ी में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित यानी विज्ञान विषय को लेकर हमने 10 मॉडल पेपर की एक श्रृंखला निकाली है। वहीं पर अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय को लेकर, अगर आप सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर साइंस के बारे में अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य बैच जो है वो आपको हमारे लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से मिलेगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं एसएसटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर की एक बुकलेट आप लोगों को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इनके साथ 10 OMR शीट भी मिल रही है, यानी आप लोग अपना मूल्यांकन बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोगों को 10 OMR शीट भी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा, है ना। चाहे आप ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, RS, SI किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।